हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कक्षा 12 फिजिक्स में हमने 3 चैप्टर पहले से पढ़ा दिया है, एक इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा गॉसेस थ्योरम, और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारिता। चौथे चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। मेरे हिसाब से ये चौथा चैप्टर है और आपकी बुक के हिसाब से भी चौथा है, पुरानी किताब के हिसाब से तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है उसका नाम ही है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है वैद्युत धारिता। क्या है ये वैद्युत धारिता, इसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट भी हमको जानना है और साथ में वैद्युत धारिता की डेफिनेशन भी जाननी है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसी भी चालक की धारिता उसके आवेश के ग्रहण करने या संग्रहण करने की क्षमता को प्रेजेंट करता है, या हम क्षमता की माप कह सकते हैं। व्यवहारिक भाषा में आप कहेंगे किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, चालक की धारिता चालक द्वारा आवेश के संग्रहण, चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, क्षमता की माप होती है। अगर हम व्यवहारिक भाषा में कहें तो हम ये जानते हैं वैद्युत धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या धारण करेगा? आवेश। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैद्युत धारिता का मतलब हुआ कोई भी चालक की जो धारिता है वो चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। एक और बात होती है चालक में, जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते जाते हैं उसका विभव वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये भी पॉइंट हमको जानना की जरूरत है। किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर, आवेश जैसे जैसे आप देंगे, देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप आवेश देंगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा। माना कि चालक को Q कूलाम आवेश देने पर, हमने मान लिया, अब हम कहते हैं कि कितना आवेश दिया हमने। माना कि चालक को Q कूलाम आवेश देने पर, आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, उसका विभव B हो जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट आपने लिखा है, किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है, अर्थात बढ़ाने पर बढ़ जाएगा और घटाने पर घट जाएगा। अतः आप कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू Q होगा। मतलब किसी भी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे आप आवेश देंगे उसका विभव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू Q होगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे या इसी चीज को आप लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। आवेश देने पर विभव बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो Q बराबर होगा CB, जहां C एक नियतांक है। C क्या है? एक नियतांक है। C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, ये भी हमको जानना है, जिसका मान चालक के आकार, चालक के आकार, परावैद्युतांक यानी जहां माध्यम पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। इसी C को, जो C हमने लिखा है, इसी चालक को हम यानी C को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जो कांस्टेंट C है इसी C को हम वैद्युत धारिता कहेंगे। अतः C वैद्युत धारिता C बराबर आप परिभाषा फार्मूला लिख सकते हैं। अतः वैद्युत धारिता C बराबर आपको मिलेगा C = Q/B। तो डिफिनेशन अब आपको क्लियर हो जाएगी इसी फार्मूले से। किसी चालक की धारिता C बराबर मिल जाएगा Q/B। इसका मतलब किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण उसमें होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा लिखेंगे जहां Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश और B उसके विभव में होने वाली वृद्धि। इन दोनों का अनुपात चालक तार की
धारिता कहलाती है। परिभाषा इसकी लिख लेंगे यहां से, एथेंटिक परिभाषा। अब कभी भी पेपर में पूछी जाती है तो आपको यही परिभाषा लिखनी है। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश Q एवं उसके कारण उसके विभव में हुई वृद्धि, उसके कारण उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात के बराबर होती, के अनुपात के बराबर होती, अनुपात के बराबर होती। डेफिनेशन क्लियर हुआ कि चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाएगा, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू P होगा। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव उसका बढ़ता जाएगा। किसी चालक की धारिता C = Q/V होगा। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो चालक की धारिता C = क्या हो गया, Q/V। चाहे तो आप फार्मूला यहाँ भी लिख सकते हैं, C = Q/V। इसका मात्रक पढ़ लेते हैं। वैद्युत धारिता की मात्रा का मात्रक, डेफिनेशन वैसे भी याद रखें, चालक की धारिता आवेश के संग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इसका मात्रक हो जाएगा Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और V विभव है, इसका मात्रक वोल्ट होगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम बाई वोल्ट। तो इसका एक मात्रक हो गया कूलाम बाई वोल्ट, C/V लिख सकते हैं। कूलाम बाई वोल्ट को क्या लिखेंगे, C/V। इसका एक और मात्रक बताया गया फैरड। क्या मात्रक बताया गया, इसका दूसरा मात्रक है फैरड। ये दोनों मात्रक आपस में बराबर होंगे, अतः एक फैरड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बाई वोल्ट। जनरली इसका मात्रक फैरड ही लिखेंगे। अगर वैद्युत धारिता के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, फैरड। तो 1 फैरड बराबर होगा 1 कूलाम बाई वोल्ट। इसके अन्य मात्रक भी हमको जानने हैं। वैद्युत धारिता के अन्य मात्रक, इसके बारे में भी जानेंगे। वैद्युत धारिता के अन्य मात्रक का मतलब छोटे बड़े मात्रक। इसके अन्य मात्रकों में सबसे पहला मात्रक है माइक्रोफैरड। कौन सा, माइक्रोफैरड। म्यू लिखा जाएगा म्यू F लिखा जाएगा। एक माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। इसका दूसरा मात्रक होता है पिकोफैरड, F लिखा जाएगा 1 PF। एक पिकोफैरड 10⁻12 फैरड। याद रखेंगे। तो इसके छोटे मात्रक हो जाएंगे 10⁻6 फैरड, माने माइक्रोफैरड होगा इसका छोटा मात्रक, और दूसरा मात्रक होता है पिकोफैरड। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत धारिता। क्या है वैद्युत धारिता, आपको बताएगी। वैद्युत धारिता को C से लिखते हैं, C = Q/V होगा। किसी चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है वैद्युत धारिता। दूसरा, विलगित गोलीय चालक की धारिता। दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसको नोट भी करते रहें, विलगित गोलीय चालक की धारिता। नेक्स्ट पॉइंट है विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। ऐसे कह लें, धारिता के लिए व्यंजक। अगर हमारे पास कोई भी गोलीय चालक है तो उसका फार्मूला क्या होगा, क्या सभी जगह C = Q/V ही लगेगा या कोई और फार्मूला होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। हम मान लेते हैं, माना कि A त्रिज्या, स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, एक विलगित गोलीय चालक वायु में रखा है। गोलीय चालक वायु में रखा है, वायु या निर्वात भी कह सकते हैं। हमने मान लिया, माना कि A त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक वायु या निर्वात में स्थित है। क्योंकि ये चालक है, क्योंकि ये चालक है, माना कि गोलीय चालक को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। हमने मान लिया, माना कि गोलीय चालक को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है।
तो जो भी आवेश आप देंगे, चूंकि ये गोलीय चालक है इसलिए जो भी आवेश देंगे सब उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं गॉसेस थ्योरम में। तो जो भी आवेश आप देंगे वो सब इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसका केंद्र O है, त्रिज्या A है, तो जो कुछ भी आवेश आप दे रहे हैं वो सभी आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था विलगित गोलीय चालक की प्रॉपर्टी, दिया गया समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हम ये भी जानते हैं अगर ये गोलीय चालक है तो इसके पृष्ठ पर सभी जगह पर विभव एक समान होगा। हम जानते हैं, या ऐसे लिख लीजिए, परंतु गोलीय चालक के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा। समविभव पृष्ठ जैसी रचना होगी तथा पृष्ठ के अभिलंबोत होगा। एक समान होगा और त्रिज्या के अनुदिश होगा और पृष्ठ के अभिलंबोत होगा, जैसा चित्र में दिखाया गया। इसी तरह से सभी जगहों पर विभव एक समान होगा और पृष्ठ के अभिलंबोत होगा। मानो ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे समस्त आवेश केंद्र पर स्थित है। तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव आप निकाल सकते हैं। पृष्ठ पर विभव फार्मूला आप पढ़े हैं गॉसेस थ्योरम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q डिवाइड बाई A होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अभी आप लिखे हैं, ये गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव होगा और सभी जगहों पर एक समान होगा। V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और into Q डिवाइड बाई A होगा, जहां Q गोलीय चालक को दिया गया आवेश था। Q जो है वो गोलीय चालक को दिया गया आवेश है। हमें क्या निकालना है? गोलीय चालक की धारिता। माना कि गोलीय चालक की धारिता C है, मान लेंगे माना कि गोलीय चालक की धारिता C है। जो भी गोलीय चालक हम प्रयोग में ला रहे हैं उसकी धारिता क्या है? C है। तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे, C बराबर Q/B। तो धारिता C इक्वल टू हो जाएगा Q/B। कहां से? परिभाषा से। ये परिभाषा थी, इसी परिभाषा का यूज करेंगे। B का मान समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 से B का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा C इक्वल टू Q डिवाइड बाई B की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q एंड डिवाइड बाई A। Q से Q कट जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा RC इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू A। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक आपने प्राप्त कर लिया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। तो डिफिनेशन चेंज हो गई, यानी परिभाषा आपने जो पढ़ा था उसी परिभाषा से आपने कैलकुलेट किया गोलीय चालक की धारिता। उसका फार्मूला हो गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। और एक विशेष बात आपको मिलती है, धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब जितना बड़ा गोला आप बनाएंगे उतनी ही ज्यादा उसके धारण करने की क्षमता भी होगी। इसीलिए पृथ्वी से बड़ा गोला पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा कैपेसिटर पृथ्वी ही है। जितना भी आवेश चाहे आप उसमें कंटेन करा सकते हैं। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A से स्पष्ट है, यहां लिखेंगे स्पष्ट है गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती। धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, नोट कर लेंगे, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब आप समझते हैं, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे गोलीय चालक की धारिता भी बढ़ती जाएगी। तो आपने पढ़ लिया विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। तो अगर विलगित गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का व्यंजक C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A होगा, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता। यहाँ से धारिता का हम विमा भी लिख सकते हैं, कूलम बाई वोल्ट मात्रक लिखा है तो विमा आप कैलकुलेट करना जानते हैं। इसको उतार लीजिए। इसके अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, अगला पॉइंट चालक की स्थितिज ऊर्जा। दूसरा पॉइंट पढ़ना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो किसी भी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की वैद्युत या चालक की स्थिति ऊर्जा, ऐसे कर लें, चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा भी हमको पढ़नी है। क्या है स्थिति ऊर्जा? किसी चालक को अगर हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में जो भी कार्य किया जाएगा वही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो डिफिनेशन एकदम बिल्कुल सेम है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत में किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, के रूप में संग्रहित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको व्यंजक भी पढ़ना है। हमारा टॉपिक केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ही नहीं है, बल्कि हमें पढ़ना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ऊर्जा के लिए व्यंजक। मान लीजिए, माना कि जो चालक आप प्रयोग में ला रहे हैं उसकी धारिता C है। मान लेंगे माना कि चालक की धारिता C है, उसको Q डैश आवेश, हमने मान लिया Q डैश आवेश देने पर उसका विभव B डैश हो जाता है। माना कि चालक की धारिता, चालक की धारिता C है तथा चालक को Q डैश आवेश देने पर, हमने अपने पास से मान लिया Q डैश आवेश देने पर उसका विभव बढ़ेगा ही, उसका विभव B डैश हो जाता है। चालक को अगर आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है और उसका विभव बढ़कर B डैश हो जाता है। तो यदि चालक को आवेश देने पर, Q डैश आवेश देने पर उसका विभव B डैश हो जाता है, तो चालक की धारिता C बराबर Q डैश बाई B डैश होगा। चालक की धारिता C इज इक्वल टू Q डैश बाई B डैश होगा। और यहां से B डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q डैश बाई C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लिख लेंगे तो आपने मालूम कर लिया एक कोई चालक है जिसकी धारिता C है, उसको कितना आवेश दिया गया Q डैश। Q डैश आवेश देने पर उसका विभव B डैश हो जाता है, तो उसकी धारिता हो जाएगी C इज इक्वल टू Q डैश डिवाइड बाई B डैश, या उसका विभव B डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C हो जाएगा। अब हम जानते हैं किसी भी चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो हमारे द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। अगर ये कार्य वो स्वयं करता है तो वही कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हम मान लेते हैं, माना कि चालक को आवेशित करने में, माना कि चालक में अनंत सूक्ष्म आवेश, चालक को, माना कि चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने पर, अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने पर चालक द्वारा किया गया कार्य, चालक द्वारा किया गया कार्य dw। तो परिभाषा से, विभव की परिभाषा से dw बराबर हो जाएगा Q इंटू B डैश और इंटू dq। ये पढ़े हैं विभव की परिभाषा से B बराबर W अपान Q, B बराबर W अपान Q, तो B डैश बराबर होगा dW अपान dq और dW इज इक्वल टू B डैश इंटू dq। B डैश का मान आप जानते हैं और dW बराबर हो जाएगा, B डैश की वैल्यू है Q डैश बाई C और इंटू dq। ध्यान से देखिए, तो dW इज इक्वल टू Q डैश और डिवाइड बाई C इंटू dq। अब हम मान लेते हैं, माना कि
आवेश जो हम उसको देंगे, इसको चालक को, यदि हम मान लें कि आवेश Q कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव B हो जाए, माना कि तब लिखेंगे तब आवेश, तब चालक को Q कूलाम आवेश देने पर, चालक को Q कूलाम आवेश देने पर कुल किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे उसी फार्मूले करके। किया गया कार्य dw की जगह पर अब w होगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q तक, क्योंकि हमने कुल q कूलाम आवेश दिया है तो पहले कोई आवेश नहीं दिया था तो शून्य होगा, और कुल q कूलाम आवेश दिया है तो 0 से q तक इंटीग्रेट कर देंगे तो दिया गया आवेश हमें मालूम हो जाएगा। तो चालक को दिया गया आवेश कैलकुलेट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन समझते हैं, आपकी किताब में एक सिंपल मेथड भी लिखा है, फिलहाल आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, इसलिए आपको ये बताते हैं। तो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से q तक, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने q कूलाम आवेश देने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना चाहा है, इसलिए 0 से q लिखेंगे और dw का इंटीग्रेशन करेंगे। dw का मान रख देंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू q, और dw की वैल्यू है q डैश बाई c और इनटू dq, जैसा लिखा गया। इसको इत्मीनान से समझ लीजिए। किया गया कार्य आपने कैलकुलेट किया है, w बराबर आपने लिख लिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, और w इज इक्वल टू किया गया कार्य में 1/c इसमें से बाहर आ जाएगा, 1/c एंड इंटीग्रल 0 टू q, और यहाँ मिलेगा q डैश और इनटू dq, q डैश और इनटू dq। अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर n इंटू dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c, ये इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर q डैश है घात 1 होगी तो बराबर हो जाएगा 1/c, और इंटीग्रेशन होगा q डैश की पावर 1 प्लस 1 माने q डैश का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और इस पर 0 टू q होगा, यही चीज लिखा हुआ है। लिमिट का मान ट्रांसफर कर देंगे तो q डैश की जगह पर q हो जाएगा, तो फार्मूला होगा 1/c इंटू q स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0/2। ध्यान से देखिए, लिमिट का मान ट्रांसफर कर 0/2 शून्य हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। किया गया कार्य आपने ज्ञात कर लिया, w बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। फिर आप जानते हैं जो भी कार्य होगा वही सब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, परंतु आप लिखेंगे किया गया संपूर्ण कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। संपूर्ण कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको U से लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अतः U बराबर आपको फार्मूला मिल गया, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। तो एक फार्मूला आपने स्थितिज ऊर्जा का पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लिया आपने। यदि चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं यदि उसको दिया गया आवेश और उसकी धारिता जानते हैं। तो किसी चालक को दिया गया आवेश बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप चालक की स्थितिज ऊर्जा जान रहे हो। तो अगर चालक की स्थितिज ऊर्जा जानते हैं, निकालना चाहते हैं, तो फिर आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते उसका आवेश और उसकी धारिता जानते हैं। यदि परंतु आप उसके आगे बढ़ा लेंगे, Q बराबर CV होता है, परंतु यदि चालक का आवेश B हो, परंतु चालक को Q आवेश देने पर यदि विभव B हो जाए, तो Q बराबर CV होगा। Q बराबर क्या, CV हटा देंगे तो U बराबर आपको मिल जाएगा समीकरण 2 से C स्क्वायर B स्क्वायर और बाई 2C, C स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2C। तो C और C कट जाएगा, फार्मूला होगा हाफ CV स्क्वायर, या इसी को शॉर्ट लिख लेंगे, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो धारिता का नेक्स्ट फार्मूला माने वैद्युत ऊर्जा का अगला फार्मूला U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होगा। ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप धारिता और विभव जानते हैं। इसको और भी चेंज कर लेंगे, अगली बार आप C और Q में, Q और C हो गया, B और C में C का मान हटा देंगे, परंतु C बराबर यहीं से देखिए Q बाई B, C बराबर कितना, Q बाई B। तो फिर धारिता का फार्मूला क्या होगा,
U इज इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू रख देंगे Q/B और इंटू B का स्क्वायर। एक B से एक B कट जाएगा। स्थिर ऊर्जा का फार्मूला 1/2 QB होगा। इस ऊर्जा का फार्मूला 1/2 QB होगा। तो 1/2 QB हाफ CB स्क्वायर या Q²/2C, ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए फार्मूला। तो आपने पढ़ लिया किसी चालक की वैद्युत ऊर्जा के लिए 3 फार्मूला आपको बताया गया। इस ऊर्जा का पहला फार्मूला U इज इक्वल टू Q²/2C होगा, दूसरा फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ QB होगा और तीसरा होगा U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर। कोई भी दो चीजें आपको मालूम है तो चालक की स्थिर ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी उतारेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है अगला, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। और नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण। ये क्या है, पुनर्वितरण का क्या मतलब है? तो हमारा अगला पॉइंट है आवेशों का पुनर्वितरण। आखिरी दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव। आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश एवं ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। तो हमारा अगला पॉइंट जो पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण। पहले तो ये पता करते हैं कि ये आवेशों का पुनर्वितरण क्या है। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है और उस प्रक्रिया में जब पुनर्वितरण हो जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और कितना आवेश एक में से दूसरे में से निकल कर जाएगा और इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि होती है, ये सारी चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो चालक हैं, एक चालक ये है और एक चालक ये है। इस पर कुछ आवेश अलग है और इस पर कुछ आवेश अलग है और दोनों चालकों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो हम जानते हैं आवेश का प्रवाह होने लगेगा। और आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से कहां की ओर? निम्न विभव की ओर होता है और तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश एक समान नहीं हो जाता। इस घटना का नाम आवेशों का पुनर्वितरण होता है। इस घटना का नाम क्या होगा? आवेश का पुनर्वितरण। मतलब आवेश आपस में बंटने लगते हैं, एक में से निकलकर दूसरे में जाने लगे। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। और जो दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो उसी का नाम उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। तो क्या निकल कर गया? आवेश। जो निकल कर जाएगा उसी का नाम है स्थानांतरित आवेश। कितना आवेश जाएगा और इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी भी खर्च होगी, उसका नाम क्या है? ऊर्जा ह्रास। तो ये 4 पॉइंट पढ़ना है। माना कि दो चालक हमारे पास है। माना कि दो चालक ए व बी वायु में रखे हुए। ए व बी वायु में रखे। हमने मान लिया हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक को हमने ए बना लिया, इसी तरह से बना लिया केवल अपने समझने के लिए, और एक चालक बी हो गया। और ये दोनों चालक ऐसे एक दूसरे के समीप ही रखे गए हैं। चालक ए और चालक बी एक दूसरे के समीप रखे गए हैं। चालक ए, चालकों की धारिताएं हमने मान लिया, इन दोनों की धारिताएं C1 व C2। हमने मान लिया चालकों की धारिताएं C1 व C2, विभव B1 व B2 एवं आवेश Q1 व Q2। ध्यान दीजिए, जो जो माना गया है उसको याद रखेंगे। हमारे पास दो चालक है, एक ए है दूसरा बी है। पहले चालक की धारिता है C1। पहले चालक की धारिता क्या माने हैं? C1। और दूसरे चालक की धारिता C2। पहले को आवेश दिया गया Q1 और दूसरे को आवेश दिया गया Q2। ध्यान रखेंगे, पहले का आवेश भी मालूम है, पहले की धारिता भी मालूम है, पहले का विभव भी मालूम है। तो Q1 बराबर क्या मिलेगा? Q1 बराबर C1 V1। एंड इसी प्रकार दूसरे पर क्या मिलेगा? Q2 बराबर C2 V2। अब ये तो अलग अलग घटनाएं हो गई। इस प्रक्रिया में अभी कोई भी आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा, क्योंकि आवेश इसमें से निकलकर उसमें नहीं जाएगा। यदि इन दोनों को एक नगण्य प्रतिरोध के तार से जोड़ दिया जाए,
इन दोनों को अगर हम एक नगण्य प्रतिरोध के तार से जोड़ दें तो चालक ए से आवेश निकलकर किस में जाएगा, बी। अब ए से ही क्यों जाएगा निकलकर, क्योंकि हमने मान लिया, या हम ऐसा कह लें किसी एक में से आवेश निकलकर किसी दूसरे में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। किधर की तरफ जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर आप V1 को बड़ा मान रहे हैं तो A से निकलकर B में जाएगा, और अगर V2 को बड़ा मान रहे हैं तो B से निकलकर A में आएगा। कुल मिलाकर आवेश एक दूसरे से इधर उधर निकल करके जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। तो यदि हम समान विभव को B मान लें तो B ही उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। तो पहले पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण। दोनों चालकों को एक नगण्य प्रतिरोध के तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। इस घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इस घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण कहेंगे। पुनर्वितरण कहते हैं। तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, दो चालक हैं, दोनों चालकों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर एक में से आवेश निकलकर दूसरे में जाने लगेगा। तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव एक समान ना हो जाए, और जब दोनों का विभव एक समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसी घटना का नाम क्या है, आवेश का पुनर्वितरण। आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों का विभव एक समान हो जाएगा, और कितना होगा, B, और इसी का नाम क्या है, उभयनिष्ठ विभव। जो दोनों चालकों का विभव उभय या विभव है उसे उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक भी पढ़ना है। आपने उभयनिष्ठ विभव तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। अतः उभयनिष्ठ विभव बराबर होगा कुल आवेश और बटा कुल धारिता। कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला होगा वही, V बराबर Q बाई C इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं से उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक भी लिख सकते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव को B से लिख रहे हैं आप, तो B बराबर आपको मिलेगा कुल आवेश, B इज इक्वल टू पहले पर आवेश कितना Q1, दूसरे पर आवेश कितना Q2, जोड़ दिया, कुल कितना आवेश हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई पहले की धारिता कितनी C1 और दूसरे की धारिता कितनी C2, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। ध्यान दीजिए, धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2, परंतु Q1 का मान C1 B1 और Q2 का मान C2 B2 तो यहाँ रख लेंगे, तो आपको मिलेगा C1 B1 प्लस C2 B2 एंड डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक पढ़ लिया। अतः उभयनिष्ठ विभव B बराबर आपको मालूम हो गया, B इज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 एंड डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो आपने एक फार्मूला पढ़ लिया उभयनिष्ठ विभव। कोई दिक्कत है इसमें? तो आपने पढ़ लिया आवेशों का पुनर्वितरण। जब दो चालक को आपस में जोड़ेंगे तो आवेश एक चालक से निकलकर दूसरे चालक में जाएगा। किससे किस में जाएगा? जिसका विभव उच्च होगा वहां से आवेश निकलकर निम्न विभव की ओर जाएगा। इस घटना का नाम तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। आवेश बराबर नहीं होगा, विभव बराबर होगा। इस घटना का नाम आवेश का पुनर्वितरण है।
तो आवेश की पुनर्वितरण के पश्चात दोनों का विभव एक समान हो जाएगा, उसी को घनिष्ठ विभव कहेंगे। घनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 एंड डिवाइड बाय C1 प्लस C2, जहां C1 पहले की धारिता, V1 पहले का विभव था जोड़ने से पहले। अब हमें पढ़ना है, हम जानते हैं कि एक में से आवेश निकलकर दूसरे में जाएगा। अगर एक में से आवेश निकलकर दूसरे में जाएगा तो कितना आवेश जाएगा, उसके लिए भी पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा स्थानांतरित आवेश। अगला पॉइंट है स्थानांतरित आवेश। पता करते हैं कितना आवेश पहले में से निकलकर दूसरे में जाएगा, या दूसरे में पहले कितना था और बाद में कितना हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है स्थानांतरित आवेश। माना कि जोड़ने से पहले इसका आवेश कितना है, Q1। ध्यान दीजिए, जोड़ने से पहले का आवेश क्या था, Q1। इसमें लिख लेंगे, माना कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद पहले चालक A पर आवेश बदलेगा कि वही रहेगा, बदल जाएगा, Q1 डैश हो जाता है। हमने मान लिया जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो जुड़ने के पश्चात पहले में से आवेश निकलकर चला जाएगा, इसलिए Q1 नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमने मान लिया क्या होगा, Q1 डैश। तो पहले Q1 था और अब कितना हो गया, Q1 डैश। अगर दोनों को घटा दें तो हमें मालूम हो जाएगा कितना गया। जैसे 5 रुपया पहले था इस पेन का मूल्य और अब 4 रुपया हो गया, तो कई रुपया घटा ये मालूम कर सकते हैं। तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 रुपया मालूम हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हम स्थानांतरित आवेश निकाल सकते हैं। अतः स्थानांतरित आवेश, अतः यहाँ लिखेंगे स्थानांतरित आवेश Q1 पहले था, ज्यादा रहा होगा क्योंकि आपने माना है इसी में से निकलकर उसमें गया है, और बाद में हो गया Q1 डैश, तो बराबर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V1। चालक को जब नहीं जोड़ा था तो उसकी धारिता थी C1 और उसका विभव था V1, तो ना जोड़ने पर तो Q1 बराबर C1V1 होगा, माइनस Q1 क्या है, Q1 डैश क्या है, जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया था तब आवेश था, तो जोड़ने पर इसका विभव B था कि V1, जोड़ने के पश्चात इसका विभव B है, धारिता C1 थी, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा C1V। ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ B1 नहीं आएगा बल्कि जोड़ने के बाद विभव B हो गया, तो C1V होगा, धारिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। B का मान रख देंगे, B का मान रखने पर तो आपको मिलेगा C1V1 और माइनस C1 इंटू B की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 से है वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो जो समीकरण में मान था उसको हमने रख दिया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, इनसे गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा C1 स्क्वायर B1 और प्लस C1 C2B1 माइनस इसका भी गुणा करा दीजिए C1 स्क्वायर B1 और माइनस C1 C2B2। ध्यान से देखिए, C1 स्क्वायर B1 कट जा रहा है, C1 स्क्वायर B1 कट जाएगा, बाकी बच रहा है C1 C2B1 और माइनस C1 C2B2 एंड डिवाइड बाई ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2। ये है Q1 माइनस Q1 डैश, माने स्थानांतरित आवेश। अंश में से कुछ कॉमन हो जाएगा तो आप स्थानांतरित आवेश लिख लेंगे। अतः स्थानांतरित आवेश क्या मिल गया फार्मूला, Q1 और माइनस Q1 डैश आर इज इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट में बचेगा B1 और माइनस B2 एंड डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये स्थानांतरित आवेश के लिए व्यंजक है। यहाँ माइनस में इस तरह से लगाया गया, लगभग माइनस माने जिसका विभव ज्यादा रहेगा उसमें से घटा देंगे। अगर V1 का विभव ज्यादा है तो V1 में से V2 घटा देंगे और V2 का विभव ज्यादा है तो V2 में से घटा देंगे। तो इस स्थानांतरित आवेश को चाहें आप तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मान रहे हैं कि पहले में से आवेश निकलकर दूसरे में गया, ध्यान दीजिए, पहले में से आवेश निकलकर अगर दूसरे में लिया तो पहले दूसरे का आवेश Q2 था, इसमें जाएगा तो बढ़ जाएगा। यदि उसका आवेश Q2 डैश हो जाए तो Q2 डैश माइनस Q2 का मान सॉल्व करेंगे, वो भी यही चीज आएगा। तो आप किसी एक में लगा लीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो स्थानांतरित आवेश की गणना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो अंतिम पॉइंट, इससे रिलेटेड जो हमें पढ़ना है उसका अंतिम पॉइंट है ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है
आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात या पुनर्वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। तो आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर के लिए इतना ही पढ़ना है। आखिरी पॉइंट हमको पढ़ना है आवेशों के पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास की प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक, ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। तो आवेशों के पुनर्वितरण प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक पता करते हैं कितनी एनर्जी नष्ट होगी। तो अब सबसे पहले जोड़ने से पहले कै चालक था इसके बारे में पता करते हैं। जोड़ने से पहले, जब जोड़ा नहीं गया, जोड़ने से पहले दो चालक थे। जोड़ने से पहले चालक ए की स्थिति ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा मालूम हो जाएगी। पहले की स्थिति ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे। जोड़ने से पहले की धारिता C1 और पहले का विभव V1, तो U1 बराबर हो गया C1 V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार B, चालक B की स्थिति ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालक B की स्थितिज ऊर्जा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जोड़ने से पहले हमारे पास कितनी एनर्जी है ये हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों चालक है, दोनों की ऊर्जा जोड़ लेंगे। अतः जोड़ने से पहले चालक की, जोड़ने से पहले चालक की कुल ऊर्जा, चालक की कुल ऊर्जा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2, U1 प्लस U2 और 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो आपने मालूम कर लिया जोड़ने से पहले कुल एनर्जी कितनी है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब हम जोड़ देते हैं, दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो कै चालक हो गए, तो दो रह नहीं जाएंगे। जब दोनों को आपने जोड़ दिया तो एक चालक बन गया। उस चालक के बारे में सोचिए, जब दोनों को आपने जोड़ा था तो जोड़ने पर पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, दोनों जुड़ गया तो एक चालक बना, उसकी धारिता क्या होगी C1 प्लस C2। उसका कुल आवेश क्या होगा Q1 प्लस Q2 और उसका विभव B1 प्लस B2 की B, उसका विभव B होगा क्योंकि आपने मान लिया था उभयनिष्ठ विभव B था। ध्यान रखेंगे, उभयनिष्ठ विभव देख लीजिए आपने माना था। परंतु जोड़ने के पश्चात चालक की स्थिति ऊर्जा U डैश है। स्थिति ऊर्जा बदलेगी, चालक की स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर, अब जोड़ने के पश्चात फार्मूला 1/2 C1 CB स्क्वायर 1/2 C की जगह पर क्या होगा C1 प्लस C2, क्योंकि जोड़ने के पश्चात एक चालक बना है, उसकी धारिता क्या है C1 प्लस C2 और उसका विभव क्या है B। तो जोड़ने के पश्चात इसे ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू B का स्क्वायर। कंफर्म हो गया। तो जोड़ने के पश्चात इसे ऊर्जा U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू B का स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। क्लियर है। पहले ऊर्जा ज्यादा रही होगी, कैसे पता चला पहले ऊर्जा ज्यादा होगी? पहले इसलिए ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि कार्य करने में भी ऊर्जा खर्च हुई होगी। तो इसका मतलब अगर जो ऊर्जा कार्य करने में खर्च हो जाएगी वो दूसरे में नहीं जाएगी। इसका मतलब यह है कि दूसरे माने जुड़ने के पश्चात ऊर्जा उनकी कम हो जाएगी। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो ऊर्जा ह्रास निकाल सकते हैं। अतः ऊर्जा ह्रास U माइनस U डैश, ध्यान रखेंगे U ज्यादा होगा, U माइनस U डैश। समीकरण 1 और 2 से U और U डैश समान रख देंगे तो आपको मिलेगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू B का स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझ जाएंगे। B क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। 1/2 इसमें से बाहर कर लेते हैं तो आपको मिलेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और इंटू B उभयनिष्ठ विभव। उसके लिए फार्मूला बताया गया, B का मान रखेंगे तो फार्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 एंड डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसका वर्ग था
तो ऊपर वाले का भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी समझ जाएंगे। C1 प्लस C2 इसमें एक जगह है, हर में दो जगह है, एक बार इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास जो बचता है केवल सरल करना है। 1/2 यहाँ हो जाएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होगा C1 B1 और प्लस C2 B2 एंड डिवाइड बाई इसका वर्ग है एंड डिवाइड बाई हो जाएगा C1 प्लस C2, यही ना। जिसमें एलसीएम में लेते हैं C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा 1/2 और एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 का बारी बारी इसमें गुणा होगा, पहले C1 का गुणा कराते हैं तो आपको मिलेगा C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, फिर C1 का गुणा इसमें कराएंगे C1 C2 B2 का स्क्वायर, अब C2 गुणा उसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा C1 C2 और B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बचेगा C1 B1 प्लस C2 B2 और इसका होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। उधर वाले में इसको ऐसे रहने देंगे, उधर वाले में होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 1/2 और इनटू एलसीएम सेम था C1 प्लस C2, तो यहाँ मिलेगा C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे A स्क्वायर C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस होगा तो माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस होगा C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर फिर प्लस होगा 2AB तो माइनस हो जाएगा 2C1 C2 B1 B2। ध्यान दीजिए, जान जाएंगे कुछ कट जा रहा है, जो कट जा रहा है इसको काट दीजिए। C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। जो बच रहा है उसमें से अगर कुछ कॉमन होने योग्य है तो कॉमन कर लीजिए। एलसीएम अभी भी सेम है C1 प्लस C2, कुछ कट कॉमन हो रहा है C1 C2, क्या कॉमन होगा C1 C2, बचेगा क्या B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, यहाँ से C1 C2 कॉमन हो गया 2B1 B2, यही बचेगा 2B1 B2। और आप लिख सकते हैं ऊर्जा हास, व्यंजक मालूम हो गया, ऊर्जा हास U माइनस U डैश बराबर ऊपर देखिए तो आपको मिलेगा C1 C2 और ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, आप उसको लिख सकते हैं B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे माइनस नियर अबाउट होगा, जिस ज्यादा रहेगा उसमें से घटा देंगे, 2 का नीचे गुणा हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में होगा C1 प्लस C2। तो आपने फार्मूला पढ़ लिया ऊर्जा हास के लिए व्यंजक भी। ऊर्जा हास के लिए व्यंजक आपको मालूम हो गया, U माइनस U डैश इज इक्वल टू C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। ऊर्जा हास स्थानांतरित आवेश, उभयनिष्ठ विभव और आवेशों का पुनर्वितरण, ये सारी चीजें आप पढ़ लिए हैं, इसको उतार लीजिए, इसको पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, सीधे आप न्यूमेरिकल तक पहुंच जाएंगे। इसको लगाइए, जो प्रॉब्लम होगी उसको पूछते रहिए।